नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बात सबसे पहले पंचायत चुनाव की, जिसको लेकर इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। आज पंचायत चुनाव की चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। दूसरे चरण के होने वाले चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टीज रवाना की रही हैं। आपको बताते चले कि कल प्रदेश के 20 जिलों में गांव की सरकार को चुनने के लिए मतदान होगा, जिसमें मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में चुनाव होना है। वहीं चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल को 17 जिलों में चुनाव होगा, जिसके लिए आज नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ जिले में चुनाव होना है। और पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कल 20 जिलों में वोटिंग होनी है और इसके लिए आज पोलिंग पार्टीज रवाना की जा रही हैं। चित्रकूट में 1081 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ललितपुर की बात करें तो यहां पर 871 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आजमगढ़ में भी कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टीज मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। मैनपुरी में 2085 बूथ बनाए गए हैं। और इस वक्त अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मैं आप सबके पास आऊं उससे पहले सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख कर लेती हूं, जहां पर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी संकल्प मौजूद हैं। संकल्प, किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? कल मतदान होना है, क्या कुछ प्रबंध, क्या कुछ इंतजामात? देखिए, बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चूंकि कल दूसरे चरण का मतदान होना है और पहले चरण में जिस तरीके की घटना या लापरवाही देखने को आई थी, उसको पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो चीज़ें ना दोहराई जाए। चूंकि पिछले जो मतदान हुए थे 15 अप्रैल को बात की जाए तो हालांकि मतदान का प्रतिशत तो 71% रहा। भारी संख्या में लोग गाँव की सरकार के लिए वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली थी कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ पे जो कई जगहों पर जो पोलिंग सेंटर्स थे वहाँ पे धज्जियां उड़ती दिखी थी। इस बाबत निर्देश जारी किए गए। सबसे बड़ी बात है कि 3.2 करोड़ मतदाता, कल 2,33,616 जो प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत का फैसला है और गांव की सरकार के मद्देनजर मतपेटियों में ये फैसला कैद होगा। और लगातार अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो जिले की जो पुलिस फोर्सेज हैं उनको लगातार ये निर्देश आला अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं कि जो आचार संहिता का अनुपालन कराया जाना है उसके अनुसार ही। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से SOP जो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जारी किए हैं उनका सबसे ज्यादा अनुपालन कराया जाना है और सख्ती से भी निपटना है, ये भी निर्देश दिए गए हैं। वैसे में ये माना जा रहा है कि कल सुबह जो 7 बजे से मतदान शुरू होना है उसके पहले सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनके अनुपालन करवाते हुए मतदान शुरू हो। और अगर बात की जाए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 23 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है जो कि अलग अलग जिलों में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। और दूसरा चरण महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से भी चुनाव होना है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में पहले अगर देखा जाए, बात की जाए जो पहले मतदान हुआ था उसमें जिस तरीके की लापरवाही देखने को मिली थी उनको कहीं ना कहीं ओवरकम करते हुए, उनको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आगे की रणनीति फिलहाल तैयार है। और पोलिंग पार्टी क्षेत्र वाराणसी की बात की, वहां पर क्या कुछ इंतजामात है, जरा ये समझ लेते हैं। नवीन मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। नवीन, क्या कुछ प्रबंध वहां पर देखने को मिल रहा है? कोरोना को लेकर जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसको लेकर क्या तैयारी प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, वाराणसी में भी कल मतदान होगा पंचायत चुनाव को लेकर, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम वाराणसी में किए गए हैं क्योंकि लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से प्रथम फेज में लगातार चीजें सामने आई थी कि लोग मास्क लगा के तो देख रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस की अवहेलना जिस तरह से प्रथम चरण में हुई थी उस पर विशेष ख्याल रखने की बातें प्रशासन द्वारा की है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उन सभी पहलुओं पर कोविड गाइडलाइन पर जनता अमल करती है। इसके साथ ही अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी के 8 ब्लॉकों पर
694 ग्राम सभा पंचायतों में मतदान होगा, जिसके लिए 17,53,000 कल वोटर अपने गांव की सरकार चुनने में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा। 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से गांव की सरकार चुनने में जिस तरह से मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि लगातार कोविड काल भी चल रहा है और प्रशासन द्वारा इस कोविड काल को लेकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 5,000 पुलिसकर्मी वाराणसी में फिलहाल तैनात किए गए हैं। अगर जिले में आंकड़ों की बात करें तो 694 ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार मैदान में है, 40 पंचायत उम्मीदवार मैदान में, 1,007 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनावी मैदान में है। कल जिनके फैसला करेंगे। तो फिलहाल तैयारियां कर ली गई है, पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कल वाराणसी में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। सुबह 7 बजे से कोरोना को लेकर जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उसे पार पाने की तमाम तरह की कोशिशें। बागपत का रुख कर लेती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी कुलदीप वहां से मौजूद है। कुलदीप, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कि कोरोना काल है और ऐसे में एक सेंटर पर, एक केंद्र पर ज्यादा भीड़ ना जुटे, कोविड नियमों का पालन हो, इसको लेकर बागपत में क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए बता दूं कि जो 30 पंचायत चुनाव है उसको लेकर के जो बागपत के जिलाधिकारी है, एसपी है, उन्होंने पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली है और जो डीएम एसपी है वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो मतदान केंद्रों पर वो पहुंचेंगे, जो मतदाता है वो पूरी तरीके से सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही अपने मत का वहां पर प्रयोग करें और मास्क के बगैर कोई बूथ पर न पहुंचे। वहीं आज जिस तरीके से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पूरी तरीके से ख्याल रखा गया था। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से रवाना हुई और जहां जहां भी मतदान केंद्र बनाए गए थे उन सभी मतदान केंद्रों पर यहाँ की जो पोलिंग पार्टियां हैं वे पहुंच गई हैं और पूरी तरीके से जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। जी ठीक है, ललितपुर में क्या कुछ तैयारी है, जरा ये भी समझ लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित वहां से बने हुए हैं। अमित, किस तरीके का प्रबंध आप देख पा रहे हैं? कल गांव की सरकार के लिए जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, आम जनता कितनी जागरूक और वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से कोविड को लेकर भी? बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से देखा जाए ललितपुर जिले की बात करें तो ललितपुर जिले में 871 बना है। साथ ही साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संवेदनशील पर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई है। कोविड-19 नियमों का ध्यान रखना है, ये जिला प्रशासन ने कहा है कि पूर्ण रूप से विशेष ध्यान रखकर जो गाइडलाइन है इसके बाद मतदान करेंगे। ललितपुर जिले की अगर बात करें तो चले ठीक है, यानी कि तमाम तरह की तैयारियां पूरी है, बस इंतजार है कल सुबह का जब मतदाता पहुंचेंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की, जहां के डीएन कॉलेज के पास नामांकन भरने के दौरान पुलिस और भाजपा के मीडिया प्रभारी के बीच नोक-झोंक हुई है और इसमें 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें बीजेपी के मीडिया प्रभारी का नाम भी शामिल है। दरअसल डीएन कॉलेज के पास भाजपा नेताओं के नामांकन के दौरान कार में भाजपा का झंडा लगाकर पहुंचे भाजपा के मीडिया प्रभारी को कोतवाल ने रोक दिया। इसके बाद बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने अपना आपा खोते हुए कोतवाल को झंडा हटाकर दिखाने की धमकी दे डाली और कोतवाल को सपा का एजेंट बता दिया। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है और इसके बाद पुलिस हरकत में आई। बीजेपी के मीडिया प्रभारी समेत 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ। एक गाड़ी जिसका नंबर यूपी 76AF 3007 है वो वहां पर आई, जिस पर एक पार्टी विशेष का झंडा लगे होने की अनुमति के संबंध में एसएचओ के द्वारा पूछा गया। तो उस गाड़ी में से शिवांश रस्तोगी और उसके अन्य कुछ साथी है जो उतरकर वहां पर लगा जो फोर्स था उसके साथ फौजदारी पर आमादा हो गए। उनके साथ अभद्रता की और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया। कोतवाली फतेहगढ़ में शिवांश रस्तोगी और उसके साथियों के विरुद्ध धारा 186, धारा 269, 270 और 171H IPC तथा महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
रायबरेली के खीरो ग्राम सभा से प्रधान पद के प्रत्याशी का संदिग्ध हालत में शव मिला। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे राम बरन की संदिग्ध मौत की सूचना मिली और इसके बाद उनके शव को एक पुल के नीचे से बरामद किया गया है। फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं चल पाया, हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। गांव से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अपने घर से 50 मीटर दूर बने पुलिया के पास मृतक अवस्था में पाया गया है। ऐसी स्थिति में तत्काल फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और प्रथम दृष्टया जांच में देखा गया कि मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार के कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। फिर भी पोस्टमार्टम हेतु बॉडी भेज दी गई है, शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मैनपुरी में बीडीसी प्रत्याशी की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के अनुसार बीडीसी प्रत्याशी राकेश राजपूत की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पत्नी और राकेश राजपूत के बीच अवैध संबंध थे और इसी के चलते आरोपी ने राकेश राजपूत की हत्या कर दी। मैनपुरी सदर कोतवाली के लल्लूपुरा गाँव में राकेश राजपूत की हत्या की गई थी। इनका ये कहना था कि इनकी जो पत्नी थी, इनसे मृतक के अवैध संबंध थे। उन्हीं अवैध संबंधों के चलते गुस्सा कर इन्होंने ये हत्या कारित की है। उस दिन जब इन्होंने देखा कि दोनों लोग मिल गए, इनकी पत्नी और वो मिले, तब इन्होंने ये पैशन में ये क्राइम किया। इनको द्वारा एक चाकू और एक लाठी का प्रयोग जो घटना में किया गया था, उन दोनों को बरामद कर लिया गया है। इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो वहीं बुलंदशहर में त्रिस्तरीय चुनाव के लिए नामांकन कराने वाले 2 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जांच में एडीएम वित्त और डेप्यूटी कमिश्नर जीएसटी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसकी जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया। तत्काल बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर नामांकन केंद्र को सैनिटाइज करवा दिया गया है। दोनों कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी तलाश की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बताएं। सड़क के किनारे गड्ढे में पलटी पुलिस की बस, हादसे का शिकार हुई चुनाव ड्यूटी में जा रहे पुलिसकर्मियों की बस, ये जानकारी सामने आ रही है। हादसे में बाल बाल बचे पुलिस के जवान, मामूली चोटें उन्हें आई हैं। रायबरेली से लखनऊ जा रहे थे ये सभी पुलिसकर्मी। काकोरी कोतवाली के हरदोई रोड पर ये हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर।